हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है वेदांतिक यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पार्ट 2 और आज हमारा जेईई मेंस क्रैश कोर्स 2025 का डे 8 पहुंच चुका है। अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आगे भी करने वाले हैं। आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को कल जहां छोड़ा था उसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन, हेलो एल्केन्स के बारे में, उसके अलावा कुछ उसकी केमिकल रिएक्शन जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को किया और एलिमिनेशन रिएक्शंस के बेसिक्स को समझा। आज हम उसकी एप्लीकेशंस भी देखने वाले हैं। उन एप्लीकेशन मतलब केमिकल रिएक्शंस को कैसे बनाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कल हमने पढ़ा था, लेकिन हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किन किन न्यूक्लियोफिलिक्स के साथ करने वाले हैं वो सब भी देखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आज हमसे जुड़े रहिएगा। और ये क्रैश कोर्स हमारा 45 डेज तक चलने वाला है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके क्रैश कोर्स 2025 की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको सभी की सभी वीडियोस वहां पर मिल जाने वाली है। ठीक है, आपका एग्जाम्स आने वाले हैं तो ये सीरीज हमने उसी के लिए स्टार्ट की है ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी नहीं करवा सकते हैं, जैसे कि आपका अगर आप कहें कि एक एक रिएक्शन को आराम से मैकेनिज्म वाइज समझाएं, एक एक रिएक्शन पे अगर मैं 3 से 4 मिनट लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि ये कोर्स हमारा हो नहीं पाएगा, क्योंकि फिर हमारा एक एक सब्जेक्ट पे 6 से 7 घंटे लगेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल टू डू एवरी डे। तो इसीलिए हम इसको एक क्विक रिवीजन में कन्वर्ट कर दिया है हमने, ताकि हम इसको इजीली लोगों तक पहुंचा सके जो सिंपली जल्दी से करना चाहते हैं, जल्दी से समझना चाहते हैं, जिनको ऑलरेडी सब कुछ आता है, बस एक रिवीजन चाहिए। तो आप ये 1 घंटे की वीडियो देखेंगे, 1 घंटे की पार्ट 1 की, 2 घंटे में आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स तैयार हो जाता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से रिएक्शंस बहुत सारी आती है। आगे आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, अमाइड्स, ये सभी आएंगे। ऑर्गेनिक आपकी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक में से आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जेईई मेंस में हो या किसी भी एग्जाम में हो, चाहे आप बोर्ड की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। और एक टिप मैं और देना चाहूंगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस को करने की भी टेक्निक्स होती है। अब वो क्या टेक्निक्स होती है आप पूछोगे, तो सबसे पहली चीज, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, सपोज आपको एक दिन में 10 से 15 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, मैं कम ले रहा हूं, हो सकता है आप 30, 40, 50 कितने भी करते हो, मैं लेता हूं 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लो आप 10 से 15 क्वेश्चन थ्योरी के साथ, थ्योरी पढ़ी, चैप्टर पढ़ा, शॉर्ट नोट्स पढ़े, उसके बाद आप 10 से 15 क्वेश्चन हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो सबसे पहली आपकी जो ट्राई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मिला, अब आपको आता था, आपने कर दिया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट इन केस कि आपको आता है लेकिन आप श्योर नहीं हो, तो उसको आपको क्या करना है, वहां आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना है, उसको आपको सर्कल कर लेना है। जो हो गया उसको राइट, जो हो सकता है लेकिन अभी आप उसमें श्योर नहीं हो तो उसको क्रॉस सर्कल बना ले, क्रॉस नहीं, क्रॉस अगला वाला होगा, थर्ड वाला जो आपको नहीं आता है और वो आपको पूछना है, तो उसमें आप क्रॉस कर लो। मान लो 10-15 क्वेश्चन थे, उसमें तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, उस पर क्रॉस कर लिया। 5 क्वेश्चन ऐसे हुए जो सर्कल थे, बाकी ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे आते थे, राइट लगा दिया। अब इसमें भी क्रॉस में ये आपको क्या करना है, अपने जो भी टीचर्स हैं या किसी से भी जिससे आप डाउट पूछ सकते हैं, उससे आप ये डाउट्स पूछ लीजिए। ये वाला आप बाद में ट्राई कीजिए, पहले आप जो राइट वाले हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर 15 में से आपके 10 राइट आ रहे हैं तो आप इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। 15 में से अगर 10 राइट है तो आपका तो फायदा है। आपका फायदा इसलिए कि आप 10 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, और बाकी के 5-10 जो 15 मिनट है वो आप इसमें लगाइए, और उससे ज्यादा मत लगाइए, क्योंकि अभी टाइम की कमी है। टाइम की कमी है इन द वे, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप इसी पे लगे हुए हैं और आपने 10 मिनट ही इसी में लगा दिए, तो आपके जो 10 मिनट में ये राइट वाले क्वेश्चन होने थे वो नहीं होंगे। एग्जाम में भी तो आपको ऐसे ही करना होता है। जेईई मेंस का जब आपका पास एग्जाम आता है, आप पे 45 to 60 मिनट्स एक सब्जेक्ट के लिए होते हैं। मान लीजिए केमिस्ट्री के लिए मैं 1 आवर भी मान लेता हूँ, आपको केमिस्ट्री की अच्छी तैयारी है, तो आपने सोचा कि मैं 1 आवर केमिस्ट्री में ही लूंगा, इसी में स्कोर करूंगा, स्टिल आपको राइट वाले 30 में से 30 क्वेश्चन या 25 में से 25 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपको देखना होगा। तो तैयारी अभी से उस टाइप से कीजिए। फिलहाल ये तो आपकी प्रिपरेशन के लिए हो गया। अभी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हेलो एरीन्स की
आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स, क्योंकि कल कर लिया था, उसकी सिर्फ थोड़ी बहुत रिएक्शंस हमें करनी है, बाकी हमारा हेलो एल्केन्स कंप्लीट ही है। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन जो कल नहीं हुई थी। हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हेलो एल्केन्स हम पढ़ चुके हैं। हेलो एरीन्स यानी एराइल हैलाइड हमें आज पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, अब उसको बनाते कैसे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, क्या सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, ये सब हम उसमें देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो आपका आने वाला है ना केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, इसमें से पेपर में सवाल आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। और जो कल हमने किया था उसमें SN1 एंड SN2, ये दो टॉपिक इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करना आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, पर इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे करने हैं, ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स RX। अब ये RX क्या है? ये एल्काइल हैलाइड है, हमने कल पढ़ लिया था CnH2n+1 × X। जो भी इस कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे वो हमारे एल्काइल हैलाइड हो जाते हैं, चाहे CH3X है, C2H5X है, C3H7X है, ये सब एल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है। अब इनकी सब हम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। OH वाली हमने कल पढ़ ली थी, न्यूक्लियोफाइल अगर OH निगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है यानी एनायन है, ठीक है, इसके लिए हमने कल पढ़ ली थी, अल्कोहल बना भी दिया था ROH, ये हम कल कर चुके हैं, इसको हम नहीं देखेंगे। H2O से कराते हैं, तो ये भी हमने कल देखा था ROH, ठीक है। हाँ, NaOR, ईथर की भी रिएक्शन आएगी, ठीक है, यहाँ पर ईथर बनेगा, ठीक है, NaI। अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, अभी हम आगे भी इक्वेशंस देखेंगे, इसकी रिएक्शंस देखेंगे, ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आप पढ़ लो, ये बेसिकली आपके पढ़ने के लिए है, ठीक है। अब KCN और AgCN वाला इंपॉर्टेंट केस होता है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ इसीलिए, क्यों? क्योंकि एक में नाइट्राइल बनेगा, एक में आइसोनाइट्राइल बनेगा, सिर्फ क्या फर्क होता है, एक में CN आ रहा है, एक में बाद में NC आ रहा है। तो अगर CN का उल्टा NC आ रहा है, CN हमारा नाइट्राइल है, तो NC क्या हो जाएगा? बस ये देख लो, उल्टा हो गया यानी आइसोनाइट्राइल, उल्टा हो गया यानी आइसोनाइट्राइल। तो ये वाला केस आपको याद होना चाहिए। आप ये मत कर देना एग्जाम में कि RCN और RNC एक ही तो चीज है, सेम है, खत्म। मान लो ये वाली रिएक्शन आई कि इसकी रिएक्शन हमने करवा दी है AgCN से, AgCN की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई और हमारा प्रोडक्ट आ रहा है RCN या RNC, और ये दोनों ऑप्शन में है, तो आपको याद रखना है कि AgCN ले रहे हैं तो RNC यानी आइसोनाइट्राइल बनने वाला है, ठीक है। इसकी भी रिएक्शन हम आगे देख लेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी अच्छा है, इसमें हाइड्रोकार्बन बन जाएगा आपका, ठीक है, इसमें हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है। ये हमारा देखो R पॉजिटिव M पॉजिटिव, ये मेटल एक हम इसके साथ में ले लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बेसिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी ऊपर वाली जो 4-5 है वो है। अब ये रिएक्शंस होती कैसे हैं ये भी देख लेते हैं, ये भी तो देखेंगे कि रिएक्शन होती कैसे। ये तो पढ़ लिया आपने टेबल, वो आपके पढ़ने के लिए है। रिएक्शन विद सोडियम साइनाइड NaCN से कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम साइनाइड से, ठीक है। जैसे ये हमारा है इथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवा दी NaCN से। आप देखो Na पॉजिटिव होता है, CN निगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है और CN निगेटिव होता है। अब ये एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल भी है CN। अब आप पूछोगे ये एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल होता है जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे CN है ये आपका, ठीक है, ये ऐसे होता है ना C ट्रिपल बॉन्ड N, तो देखो ये यहाँ से भी दे सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, जरूरी थोड़ी है कि N ही करेगा C ही करेगा, ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। आइसोनाइट्राइल वाला ग्रुप भी सुना है हमने, वो भी एम्बिएंट है, वो भी एम्बिएंट है और ये भी एम्बिएंट है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, एम्बिएंट होते हैं, एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो, लेकिन इस वाले में इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल रिएक्शन हो जाने वाली है। जैसे Na पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, तो सीधा सीधा क्या होगी, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन हो जाएगी, Na के साथ Cl लग जाएगा, NaCl बोलेगा ठीक है मैं नमक बना के बाहर हो जाता हूँ, NaCl क्या बोलेगा कि मैं नमक बना के बाहर हो जाता हूँ, बाकी Cn निगेटिव बचा था वो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 CN, सिंपल रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये हम कल बहुत कर चुके हैं, इसमें अब मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत होनी चाहिए, और सिंपल है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन ही तो गया है। इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से मिल गया, इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ आके लग गया,
क्योंकि ये भी तो डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव, तो ये वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव वाले से आके जुड़ेगा, इसका निगेटिव पार्ट उसके पॉजिटिव वाले से जुड़ेगा। सिंपल, मैकेनिज्म याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि अगर आप देखें तो मैकेनिज्म हर चीज का है, बुक में हर चीज का सॉल्यूशन लिखा है और आपने पढ़ा भी होगा मैकेनिज्म। लेकिन अब क्योंकि ये माइंड मैप सीरीज है या फिर एक क्विक रिवीजन सीरीज है, तो इसमें अब हमें याद रखनी है ट्रिक्स याद रखनी है कि कैसे रिएक्शन जल्दी से कर सके, मतलब मैकेनिज्म आए बिना भी हम कैसे रिएक्शन बना सकते हैं। कुछ अलग केस होते हैं, एक्सेप्शन केस होते हैं, वो मैं बता ही देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। अब अमोनिया से कराएंगे NH3। NH3 हमारा क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो NH3 हमने पहले भी पढ़ा था, इससे पहले भी, कि वो हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अब हेलो एल्केन्स कैसे रिएक्ट करेगी इससे, देखो तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 निगेटिव H पॉजिटिव, NH2 निगेटिव H पॉजिटिव। तो H आयन क्या है, ये क्या करेगा, इसके Cl9 यानी इसके Cl9 से मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड बन गया हमारा, बाहर निकल गया। और ये जो हमारा पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हुआ है, ये NH2 को अपने पास बुला लेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई ये भी, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ है, बस ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, NH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। इसका जो निगेटिव पार्ट है, यानी एडेंडम का जो हमारा निगेटिव वाला पार्ट होगा, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यानी NH2 निगेटिव, वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप से जुड़ जाएगा, यानी क्या बना लेगा, CH3 CH2 NH2, ठीक है। दूसरा हमारा जो निगेटिव वाला है, यानी कि जो लीविंग ग्रुप है, क्या है, लीविंग ग्रुप है, वो किसके साथ मिल जाएगा, इस पॉजिटिव आयन के साथ, H पॉजिटिव के साथ, क्या बन गया, HCl। तो सिंपल है मैकेनिज्म, जिसने SN रिएक्शन समझ ली, यानी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ ली, उसके लिए कुछ नहीं है, इसीलिए हम पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें पढ़ते हैं। अब आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। इसमें हम क्या करते हैं, एक हैलाइड को दूसरे हैलाइड से एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या कर देते हैं, एक हैलाइड को दूसरे हैलाइड से एक्सचेंज कर देते हैं, जैसे इस क्लोरीन को फ्लोरीन से कर दिया, ठीक है। अलग अलग टाइप से होते हैं, ब्रोमीन को भी कर सकते हैं। अब देखो हेलोजन एक्सचेंज, बस इसको याद रखो, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इतना याद रह गया ना कि स्वार्ट्ज क्या होता है। नेमिंग रिएक्शन याद रखने का क्या तरीका होता है, कोई भी एक चीज के थ्रू उसको याद कर लिया जाए। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन को आप हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के थ्रू याद रख सकते हैं। अब देखो RCl, कोई भी एल्किल ग्रुप का, मान लो इथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, AgF ले लिया, हीट कर दिया, क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। निगेटिव वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, निगेटिव वाला पार्ट क्या करेगा, मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्ट लूंगा, मैं R के साथ आ जाऊंगा, RF। क्लोरीन क्या करेगा, लिविंग ग्रुप है, वो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हुआ ना, इसमें एक का इससे हो गया, एक का इससे हो गया, इसका नेगेटिव चार्ज उसके पॉजिटिव चार्ज के साथ, उसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज के साथ, सिंपल। अभी तक जितनी भी रिएक्शंस आ रही है, सारी की सारी सिंपल रिएक्शंस है। नेक्स्ट आता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन तो हमने एल्केन फॉर्मेशन में भी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था एल्केन फॉर्मेशन में वुड्स रिएक्शन, जब हम एल्केन की प्रिपरेशन देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में दो एल्किल हैलाइड लेते हैं, यानी कि RCl, जैसे हम ले रहे हैं RCl RF, तो उसको डबल कर दो बस, कैसे, ये देखो RCl प्लस RCl, और उसकी रिएक्शन करा दो 2Na से, 2Na से। अब ये जो Cl है दोनों, ये दोनों Cl जो है ये Na के साथ चल जाएंगे और क्या बन जाएंगे, 2NaCl, क्या बना लेंगे, 2NaCl। ये मैंने बेसिक बता दिया, ठीक है। बाकी आप यहाँ देखो, वही हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH3 CH2 Cl प्लस Na 2Na प्लस, इसको एक और बार लिख दो, CH3 CH2 Cl, ठीक है। Cl वाला पार्ट चाहे आप इधर लिख दो, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन मेरे को इजीली दिखानी है। तो ये Cl और ये वाला Cl मिलके क्या बना लेंगे, 2NaCl। बाकी का जो भी था पार्ट वो आपस में जुड़ जाएगा, सिमेट्रिक एल्केन बन जाएगी, सिमेट्रिक एल्केन, ठीक है। वही किया गया है। तो ये तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी। इसमें क्या करना था, सिर्फ ये दोनों हैलाइड को इसके साथ
कर दो। जो दोनों हमारे जो नेगेटिव आयन थे वो इसके पॉजिटिव आयन के साथ यानी मेटल के साथ रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, और बाकी जो एल्केन था वो हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, विद एजाइड आयन N3 नेगेटिव। अब देखो एजाइड आयन क्या होता है, N3 नेगेटिव। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा पूरा एजाइड आयन ही एल्किल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और लीविंग ग्रुप चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एजाइड आयन आपका डायरेक्टली अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी SN2, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये आएगा यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ये लिविंग ग्रुप, ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप बाहर। सिंपल रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसमें कोई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सीधा क्या किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लिविंग ग्रुप को बाहर किया और रिएक्ट हो गया, बस, ठीक है, बॉन्ड बन गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब अल्कोहल को भी हम न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा OH नेगेटिव, उसकी रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। या फिर हम डायरेक्टली ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी ले लें अगर, तो H2O की रिएक्शन करा दें, जो H पॉजिटिव इजिली दे देते हैं, ठीक है, H2O से रिएक्शन करा भी सकते हैं। सीधा सीधा क्या करना है, हमें OH नेगेटिव लाना है, अल्कोहल फॉर्म करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है देखो RCl प्लस H2O, ये हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, H पॉजिटिव इजीली दे देगा, OH नेगेटिव ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट क्या कहते हैं, एक्ट करेगा, ठीक है। ये इससे अटैक हो जाएगा, अटैक होगा तो ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये Cl बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा, Cl प्लस H पॉजिटिव, क्या बनेगा, HCl, वही तो बना है, ROH प्लस HCl। सिंपल रिएक्शन, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको सिर्फ क्या देखना था कि हमारा इसमें कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा था, ये वाला था, उसने अटैक कर दिया और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया, लिविंग ग्रुप इसके पॉजिटिव आयन के साथ मिलके HCl बना लिया कंप्लीट। और वो दोनों में देख सकते हो आप, SN1 से भी SN2 से भी, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल्स, अब रिएक्शन विद मेटल्स देखो, ठीक है। मेटल्स का अब आ गया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका बहुत सारी रिएक्शंस में भी यूज होता है, इसमें उसका फॉर्मेशन करते हैं हम, कैसे, Mg, मेटल से रिएक्शन करा दी हमने, Mg से करा दी, मैग्नीशियम से, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, बॉन्ड में सम्मिलित हो जाएगा, मतलब क्या करेगा, ये बॉन्ड में सम्मिलित हो जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला काम नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये तो रिएक्शन मेटल से करा रहे हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन दूसरे टाइप की केमिकल रिएक्शन में है, ठीक है। ये वाली आपको याद करनी पड़ेगी बेसिकली। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कब फॉर्म होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तब फॉर्म होता है जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं, मेटल कौन सा, Mg, ठीक है। तो सिंपली ये सब ऐड होकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेंगे, ठीक है। ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इतना सिंपल है, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं हेलो एरिन्स की तरफ। अब हेलो एरिन्स होती क्या है, तो बेसिकली क्लोरोबेंजीन भी आपकी हेलो एरिन्स होती है, ठीक है, 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये उसको हम ऑर्थोपैरा पे क्लोरीन को या फिर फ्लोरीन को या फिर जो भी आयोडीन को हम चेंज करते रहते हैं। तो बेंजीन के साथ मिलके जब बेंजीन का यानी कि C6H5 ऐसे लिख देते हैं, C6H5X या फिर C6H4X2, इस टाइप से चलता रहेगा, ठीक है, C6H3X3 इस टाइप से चलता रहेगा, ठीक है। बेसिकली एरोमेटिक टाइप कंपाउंड्स रहेंगे, ठीक है। एराइल हैलाइड्स हमारे एरोमेटिक से आता है ना, एराइल हैलाइड, एरोमेटिक से एराइल हैलाइड्स, और वहां पर क्या होता है, वो एल्केन से आता है। एल्केन से क्या आता है, हेलो एल्केन्स, ठीक है, एल्किल हैलाइड, उससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हेलो एरिन्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स in which one or more hydrogen atoms of benzene ring C6H6 are replaced by halogen atoms such as fluorine, chlorine, bromine or iodine. The general formula for a haloarine is C6H5X, where X represent the halogen. अब टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं हेलोएरिन्स? हेलोएरिन्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे सिंपल 1 डिग्री में देखो तो क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया,
ठीक है। अब पॉली हेलो अरेंज मल्टीपल में तो बहुत सारे हैं, मान लो उस पर 3 क्लोरीन लगा दिए, 3 फ्लोरीन लगा दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, इसको मैं कैसे लिखूंगा आप देखो 1,3,5। अब किसी भी एक को, जैसे मान लो इसको मैंने 1 मान लिया क्लोरीन को, ठीक है, 2 3, अब वो बोल रहा है 3 पे है, अब 6 5 पे, ठीक है, 1,35 ट्राइक्लोरोबेंजीन, इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। और पोजीशन को आप याद रखना, जैसे ये आपने फिक्स कर दिया ना, अब इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, ऑर्थो, कौन सी, ऑर्थो, ये वाली पैरा, और इसको हम मेटा बोलते हैं, इसको हम मेटा बोलते हैं जनरली। तो ये पोजीशन का आपको पता होना चाहिए। 1,2 डाइक्लोरो बोलते तो ऑर्थो पे आ गया होता, ठीक है। हेलो एरिन्स में अभी हम पढ़ने वाले हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा, बेसिकली वो अच्छा खासा होता है, किसके मुकाबले, बेंजीन के, जो इसकी पेरेंट चेन है बेंजीन, उससे तो अच्छा होता है इसका, ठीक है। तो इसमें आप वो पढ़ सकते हैं, जनरली हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर टू देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन या फिर जो हेलोजेंस आके, हैलाइड्स आके जुड़ रहे हैं, उसकी वजह से इसकी पोलैरिटी बढ़ रही है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, ठीक है, विच इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम क्या जानते हैं इसमें, हेलो एरिन्स आर जनरली पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये बहुत अच्छे सॉल्युबिलिटी नहीं रखते वाटर के साथ, लेकिन जिनकी पोलैरिटी कम होती है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आप सपोज कीजिए जैसे कि अल्कोहल भी है, तो उसमें ये सॉल्युबल है, ठीक है। आगे पढ़िए, दे आर हाउएवर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर्स, क्लोरोफॉर्म एंड अदर नॉन पोलर और वीकली पोलर सॉल्वेंट्स। हाँ, जिनकी पोलैरिटी कम है वही बताया, उसमें ये सॉल्युबल है। तो थोड़ा सा इसका आपको याद रखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी इनफ है, इतना थोड़ा बहुत भी पता है आपको तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, ठीक है, अगर आपने इसमें समझ लिया, क्योंकि इसमें से प्रिपरेशन में से भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन से ही समझ आ रहा है कि हेलोजन को ऐड करना है बेंजीन पे, क्या करना है, हेलोजन को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो C6H6 बेंजीन ले ली हमने, ठीक है, इसमें बेंजीन का बहुत काम है, ठीक है, आप देखते रहना। उसकी रिएक्शन हमने करा दी Cl2 से, क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके लग जाएगा, बस क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और बाकी यहाँ से जो एक H हटेगा वो Cl से रिएक्ट करके HCl बना लेगा, सिंपल। तो ये तो सिंपल रिएक्शन थी, बाकी सारी भी तो ऐसी होनी है, बाकी सारी भी ऐसी होनी है। आप देखो बेंजीन प्लस Br2 Fe की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr बार, इसके जैसे ही तो हूबहू करा है। हाँ, आयोडीन वाले में आप याद रखना प्रोक्साइड लेते हैं, इसमें हम प्रोक्साइड लेके चलते हैं, H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर आइडोबेंजीन मिल जाएगी, यहाँ क्लोरोबेंजीन, यहाँ ब्रोमोबेंजीन, ये सभी हमारी क्या हो गई, हेलो एरिन्स, ठीक है। तो हमने क्लोरोबेंजीन की भी देख ली, ब्रोमोबेंजीन भी देख ली, आइडोबेंजीन भी देख ली, सिंपल रिएक्शन थी, ठीक है। ये वाली आप याद रखना, ठीक है, ये वाली आप याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स। अब केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी थी हेलो एल्केन्स की भी, हेलो एरिन्स की भी, अब ये भी पढ़ेंगे। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना अच्छे से नहीं दिखाते हैं जितना हेलो एल्केन्स दिखाते हैं, ठीक है, ये उतना स्टेबल नहीं होते। क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस आ जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट आ जाता है ना बेंजीन रिंग की वजह से, तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना उतना सिंपल नहीं हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से उसमें स्टेबिलिटी इतनी आ जाती है कि वो इजीली लिविंग ग्रुप लीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया क्लोरोबेंजीन। अब इसका अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊं, पहले तो मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, आप देख सकते हो 623 केल्विन, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस, आप देख सकते हो कितना हाई टेम्परेचर चाहिए, कितनी ज्यादा हीट इसमें लग रही होगी, ठीक है। तो क्या होगा, Na पॉजिटिव OH निगेटिव, Na पॉजिटिव OH निगेटिव। मुझे इतना तो आता है कि यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो OH तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, ये इसको हटा देगा,
Cl को हटा देगा, Cl को हटा देगा, NaCl बन जाएगा, यहाँ पर NaCl बाहर हो जाएगा और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा फिनॉल। इसको क्या कहते हैं, C6H5OH को फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल हमारा बन जाएगा। तो इतना समझ आया। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल की भी। फिनॉल की रिएक्शन आप अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में भी देखेंगे। फिनॉल की जितनी भी रिएक्शंस है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी फिनॉल की रिएक्शन है वो तो आप जरूर करके चलो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरेंज। अब ये ऑर्थो पैरा पे कैसे आएगा, थोड़ा सा ये भी तो जानना है हमें। ऑर्थो पैरा पोजीशन की हम बात तो कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाली जो हमारी क्लोरीन लगी हुई है ना, बेंजीन से जुड़ी हुई है, इसको हम 1 मान लेते हैं। सिंपल वे में समझते हैं, बिल्कुल सिंपल। इसको हम 1 मान लेते हैं पोजीशन में, 1 2 3 4, 1 2 3 4। या फिर ऐसे देख लो, इससे जो सामने होगा वो क्या होगा, पैरा पोजीशन। इसके जो सामने होगा वो क्या होगा, पैरा पोजीशन। इससे जो 2 नंबर पे, या यहाँ से 2 ले लो, ये ऑर्थो होती है, ये ऑर्थो होगा। 3 नंबर पे मेटा, ये सबसे इजी है। 2 पे ऑर्थो, 3 पे मेटा, 4 पे पैरा। किसी भी एक को जब आप फिक्स कर लोगे, किसी भी हैलाइड को, 1 पे वो 2 पे ऑर्थो, 3 पे मेटा, 4 पे पैरा, ऐसे आप कर सकते हो शिफ्टिंग, ठीक है। और अगर इन दोनों पे लगेगा ऑर्थो पैरा पे तो ये और स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे मुझसे पूछें कि ऑर्थो और पैरा में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, तो पैरा हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जैसे NO2, अगर ये पैरा पे लग रहा है और एक तरफ आ रहा है ऑर्थो पे लग रहा है, तो पैरा वाले को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। आगे रिएक्शंस करेंगे हम, क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें हम बहुत सिंपली इसको समझेंगे, ठीक है। आगे आता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें से आती है। इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दिखाता है अच्छे से, ठीक है। इसमें हम एनहाइड्रस FeCl3 का यूज करेंगे। देखो क्लोरोबेंजीन के लिए ये हेलोजिनेशन है, सिंपल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हेलोजिनेशन रिएक्शन, फिर भी हम देख लेते हैं। क्लोरीन से ही रिएक्शन करा दी। अब आप कहोगे इसमें क्या बनेगा, क्लोरीन से ही रिएक्शन करा रही है तो ये तो हटेगा नहीं, ये तो फिक्स्ड हो गया। हेलोजिनेशन का मतलब ही क्या होता है, हेलोजन को ऐड करना। तो ठीक है, कर देते हैं, हेलोजन ऐड करना है। अब देखो किस किस पोजीशन पे आएगा। इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ये 2 बार ऐड होगा, ठीक है। एक बार ऐड होगा ये किसके साथ, इसके साथ, यानी कि ऑर्थो पे। एक बार कहाँ जाएगा, पैरा पे, ये याद रखो, ठीक है। एक बार जाएगा ऑर्थो पे, एक बार जाएगा पैरा पे। ऑर्थो पैरा, इस टाइप से याद कर लो, ठीक है। ज्यादा स्टेबल पैरा वाला होता है वैसे, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा पे, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, जैसा भी बताया था। एक बनेगा माइनर कौन सा, ऑर्थो वाला। एक ऑर्थो वाला माइनर बनेगा, मेजर कौन सा बनेगा, पैरा वाला। ये आपको याद रखना है। अब इसमें हम आगे और चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इसमें हम आगे पढ़ेंगे नाइट्रेशन भी है, इसमें हमारा सल्फोनेशन भी है। जैसे नाइट्रेशन में हम HNO3 लेंगे, HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, NO2 लग जाएगा, NO2 आके लग जाएगा इस पे, ठीक है। NO2 लग जाएगा आके, ये वाला पैरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ऑर्थो वाला माइनर हो जाएगा। वो भी हम आगे देखेंगे रिएक्शन। हाँ, ये नाइट्रेशन आगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हमने क्या लिया, HNO3 की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो वही होगा ऑर्थो पैरा, सब में यही चलने वाला है। तो पैरा वाला हमारा क्या होगा, मेजर, हमें इससे ही मतलब है। और जो माइनर वाला बनेगा हमारा यहाँ पर ऑर्थो पे, वो हमारा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, या फिर हमारा सेकेंडरी हो गया, ठीक है। फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट पे हमेशा मेजर को रखेंगे, मेजर प्रोडक्ट। अगर आपसे रिएक्शन में पूछा जाए कि इसमें क्या बनेगा, तो हमेशा पैरा और ऑर्थो, उसके बाद ऑर्थो, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके नाइट्रेशन पे, क्लोरोबेंजीन के नाइट्रेशन कराने पर मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरा वाला है, यानी कि 1,4 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। सल्फोनेशन में भी ऑर्थो पैरा लगा दो, क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट सल्फर, जो SO3H लगेगा हमारा सल्फोनिक एसिड, वो कहाँ लगेगा, पैरा पे, मेजर के लिए, ठीक है। क्या बन जाएगा, 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब मैंने 4-क्लोरो क्यों लिखा, क्योंकि इसमें IUPAC नेमिंग में क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पर पैरा हमने जो देखना था, पैरा वो ऐसे ही रहेगा, ये जो क्लोरीन लगा हुआ है क्लोरोबेंजीन पे, उसके रिस्पेक्ट में सामने वाला पैरा,
पैरा तो यही है, लेकिन हाँ अभी हमने IUPAC नेम लिखा है ना, तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 ऐसे नेमिंग करेंगे। ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको डायरेक्टली हमने 1 बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जगह क्या लिख दिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये क्लोरीन कौन से पे था, 4th पे, तो क्या हो गया 4th क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया था क्लोरीन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑर्थो पे लगा है तो क्या 1 2, तो यानी कि प्रीफिक्स क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये पूरा सफिक्स हो गया। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ये अब कुछ आपकी नेमिंग रिएक्शन आएगी। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, नेमिंग रिएक्शंस के लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी कॉपी बनानी है, चाहे 10 रुपए में बनाए 15 रुपए वाली बनाए, लेकिन आप एक कॉपी बनाएं, उसमें सारी नेमिंग रिएक्शंस को आप नोट कर लें और उसको याद करें, उसको लर्न करें अब लास्ट टाइम पे, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन में से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपके बोर्ड के हों चाहे आपके जेईई मेंस में हो। क्योंकि अगर आपसे डायरेक्टली कोई भी नेमिंग रिएक्शन पूछ लिया, उसका पार्ट पूछ लिया, या आपको रिएक्शन दे के पूछा कि इसका नेम क्या है इस रिएक्शन का, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर किस रिएक्शन में 1 क्लोरोफोर मिथाइल बेंजीन बनता है एनहाइड्रेट AlCl3 की रिएक्शन, AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से कराने पर, कुछ भी मतलब किसी भी टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ उससे भी डिफरेंट पूछ ले, उससे डिफिकल्ट लैंग्वेज में आए, लेकिन अगर आपको रिएक्शन का पता है, रिएक्शन होनी कैसे है ये पता है, रिएक्शन के प्रोडक्ट पता है, ठीक है, तो फिर आप कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए आप उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने करवा दी मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड से एनहाइड्रेट AlCl3। ठीक है, अब इसमें होना क्या है, ये हमारा है नेगेटिव पार्ट, ये है पॉजिटिव पार्ट, ये है नेगेटिव पार्ट, ये है पॉजिटिव पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ पर जोड़ देंगे, इस वाले को यहाँ पर जोड़ देंगे। ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जो एल्काइल ग्रुप है वो इसमें आके जुड़ जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप एराइल हैलाइड से जुड़ जाता है, बस इतना याद रखिए। हमारा एल्काइल ग्रुप यहाँ आके जुड़ गया ऑर्थो पे, और एक बार जुड़ेगा पैरा पे। पैरा पे भी तो करना है, क्योंकि इसमें तो रिएक्शन ऐसी चल रही है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको सिर्फ ये याद रखना है, प्रोडक्ट जो भी बनेंगे कहाँ, ऑर्थो पैरा। ठीक है, ग्रुप आपके अटैच होते जाएंगे, ये ऑर्थो पे हो गया, ये पैरा पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है, अब हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने कहा हम कीटोन ले आए, अगर ये वाला पोर्शन आपका कीटोन है, ठीक है, एसीटोन भी बोलते हैं इसको, एसीटोन, क्योंकि 2 है ना कार्बन, एसीटोन है। Cl वाले पार्ट को हम निगलेक्ट करेंगे, Cl वाले पार्ट को निगलेक्ट कर देंगे, तो ये वाला पार्ट पूरा यहाँ के जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो ये हमारा जोड़ दिया हमने, ये क्या बन जाएगा, अब देखो इसका IUPAC नेम कैसे होगा। ये ग्रुप कीटोन को हम प्रेफरेंस देते हैं ना 1 2, तो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, फिनाइल एसीटोन से जुड़ा है, क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। और यहाँ पर लेकिन प्रीफिक्स में क्लोरीन को भी तो जोड़ना है, तो 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1, ये 4, तो 4 क्लोरो एसीटोफिनोन, मेजर पैरा वाला। ठीक है, इजी रिएक्शन है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहें, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इजी नहीं लगेगी। रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल में क्या होने वाला है अब इसमें, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन दोनों। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं Na + RaX से, Na + RaX से, ठीक है, Na + RX से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, एल्किल ग्रुप को रिप्लेस कर देना है इससे, एल्किल ग्रुप को रिप्लेस कर देना है Na से। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, इसके 2 मोल ले लेंगे तो 2NaX बाहर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हम इस टाइप से कर देंगे, ये ड्राई ईथर की फॉर्म में। इसको सिंपली और सिंपली अगर आप समझना चाहो तो आपको क्या करना है, बेंजीन के ऊपर सिर्फ एल्किल ग्रुप लगाना है, इतना याद रखना है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर एल्किल ग्रुप लगाना है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन का काम यही है। और फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, दोनों बेंजीन वाले यानी दोनों फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, यहाँ पर चेंज कर दूं, ये वाला ना लेके मैं ये वाला ना लेके यही 2 ग्रुप ले लूं, तो वो हम मेरी फिटिंग रिएक्शन बन जाएगी। फिर क्या होगा, फिटिंग रिएक्शन में देखो ये 2 है, ठीक है, यहाँ है 2NaX प्लस,
ठीक है, ऐसे ही लिखा है ना मैंने इन दोनों को सामने। अब ये दोनों x इस x को ले जाएगा, Na इन दोनों को ले जाएगा, और ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में कैसे जुड़ेंगे, ये देखो इस टाइप से रिंग बना लेंगे बीच में। ठीक है, इसको हम डाइफिनाइल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। एक फिनाइल ये, एक फिनाइल ये, डाइफिनाइल। सॉरी। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि हमने थ्योरी को तो कर लिया है, इस चैप्टर की लगभग सारी थ्योरी हमने कर ली है। क्वेश्चंस हमने कल भी किए थे कई सारे, आज फिर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें से क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा, बट इसकी जो थ्योरी है और जो इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस है वही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन बताई, वुड्स-फिटिक रिएक्शन जो अभी देख रहे थे, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने बहुत सारी देखी, ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SN1 एंड SN2 तो आपको करके ही जाना है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज कीजिए क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके जैसे क्वेश्चंस भी तो आ सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट में अभी हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे इसी क्वेश्चंस में। ये 4 जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 4 क्वेश्चन बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जो 4 क्वेश्चन आप करते हो, ये करते रहो। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोएरिन्स विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर बेसिक कंडीशन। अब हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है किसका, हेलोएरिन्स का। हेलोएरिन्स में हम सिंपल ले लेते हैं कोई भी, सपोज करो ब्रोमोबेंजीन मैंने लिया। ठीक है, उसको मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसका करना है। ठीक है, सबसे इजीली कौन कर लेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि ये तो एकदम से डायरेक्टली हटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस में है, तो ये इसको छोड़ेगा नहीं लिविंग ग्रुप को, ये लिविंग ग्रुप को इजीली छोड़ेगा नहीं। तो जो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन है वो दोनों काट दो। ठीक है, क्लोरोबेंजीन था ना यहाँ पे, इसको काट दो। ठीक है, जो भी इस टाइप से आए, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, जिसमें हमें वो नहीं मिला हुआ। ठीक है, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं मिला हुआ। ठीक है, इस टाइप के उसको काट दो। ठीक है, और अगर उसके बाद भी कुछ बचता है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं दिया हुआ, तो हम फिर पोजीशंस देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, पोजीशंस देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, जैसे ये है 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। इस टाइप से लिख सकता हूं मैं इसको। क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन दी है, तो उसके रिस्पेक्ट में 2, 3, यहाँ पर क्या है मेरे पास NO2 और 5, ये मेरा थर्ड ऑप्शन हो गया। 1 क्लोरो 3,5 डाइनाइट्रोबेंजीन, ये मैंने C पार्ट लिखा। B पार्ट क्या है, B पार्ट थोड़ा इसके जैसे ही है, 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, ये ऑर्थो पैरा पे है, ये मेरा ऑर्थो पैरा पे है। थर्ड वाले में तो क्या है, ट्राइक्लोरोबेंजीन, तो इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, तो इसको भी हटा सकते हो। तो अभी तक मैंने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ऐसे ही कर दिए, A और D। एग्जाम में आपको यही करना आना चाहिए। अगर आपने ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीख लिया ना, तो आपका आंसर सही होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हो सकता है आपका जो आंसर है सही हो, लेकिन एलिमिनेट करके आप चेक भी कर सकते हो। तो एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन हमेशा बेस्ट होता है। यानी ऑप्शन B या C में से मेरा आंसर होगा। अब इसमें से कौन सा होगा, ये दोनों आपको पता है, इसमें दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब हम पोजीशन चेक करेंगे। हम जानते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सबसे इजीली सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, ऑर्थो पैरा पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि यहाँ भी और यहाँ भी। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, डी में हो रहा है ना, 2,4 किस में, एक मिनट, बी में, तो बी ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल रिएक्शंस हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान दे दो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की अभी हमने रिएक्शंस देखी थी, क्लोरोबेंजीन कैसे बनाई थी, जिसमें हमने एनहाइड्रेट्स भी FeCl3 भी लिया था। बेंजीन से जब हम बना रहे थे तो Cl2 से रिएक्ट कराना था, Cl2 से रिएक्ट कराना था, हमने क्या लिया था, FeCl3। इसमें ऑप्शन में मुझे दिख भी रहा है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग Cl2 एंड FeCl3। रिएक्शन मैंने वहां पर लिख दिया,
रिएक्शन भी मैंने लिख दी है, हमने पढ़ी भी थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। अब फिनॉल से फिनॉल बनाने की, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ करना क्या है, ठीक है, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे इतना पता है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो जाहिर सी बात है मेरे को OH यहाँ पर लाना है, तो क्या कराना होगा, सब्स्टिट्यूशन कराना होगा, ठीक है। तो NaOH से अगर मैं करा दूं, ये हमने पढ़ी थी हाई टेम्परेचर, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस हमको लेना होता है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, और उसमें हाई हीट रिलीज होगी, ठीक है। हीट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हीट भी बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है। और इसमें क्या होता था, Na पॉजिटिव OH निगेटिव, ये यहाँ आ जाता था, Cl लिविंग ग्रुप की तरह चला जाता था, NaCl के साथ NaCl बन जाता था, तो उससे हमारा फिनॉल बनता था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है देख लो, NaOH का शायद एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो यही हो गया NaOH प्लस हीट, ठीक है। समझ आ गया ना कैसे किया हमने इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्ट रेयरली। अब हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सबसे पहले करेगा ये बताना है। एराइल हैलाइड में, एराइल हैलाइड में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा, ये बात ध्यान रखिए। इसमें हमें फिर से वही देखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चेक किया था ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो क्लोरोबेंजीन ये तो करेगा ही नहीं, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही नहीं है, ठीक है, तो इसका तो बहुत कम हो जाएगा रेट। पहले हमें क्या बताना है, मोस्ट रेयरली, तो जो सबसे कम है उसको हटा दो। ब्रोमोबेंजीन इसका भी खत्म, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही नहीं है, ये कैसे करेगा। अब देखो इसमें, इन दोनों में देखो C6H4Cl NO2, C6H4Cl NO2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मुझे दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। मान लो ये फर्स्ट था, एक सेकंड, 2 है ना पोजीशन पे, एक सेकंड इसका देख लेना एक बार चेक करके, ठीक है, ये होना चाहिए शायद, ये 1 है तो ये 2 है, हाँ ये सही है, 1 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अगला है 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, अगला है 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 4 क्लोरो यानी कि क्लोरीन फोर्थ पे होना चाहिए, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 ऐसे ही रहा होगा ना, ये यहाँ से देख लो 1 2 3 4, यहाँ से देखो 1 2, ठीक है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, ये हमारी बन चुके हैं। ये वाला कौन सा है, सी लिख लो, ये हो गया बी। हमें पता है इसमें से एक आंसर है, तो जो इसमें से होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैंने बताया था जो भी आपका हैलाइड ग्रुप लगा होता है यानी क्लोरोबेंजीन, उसके रिस्पेक्ट में हमको चेक करना है कि कौन सा ऑर्थो है कौन सा पैरा है, और सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है पैरा की, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पैरा वाला। तो पैरा वाला कौन सा है, ये वाला, ये ऑर्थो पे है, तो पैरा वाला हमारा सबसे ज्यादा तेजी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। मुझे लगता है कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आप जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस और भी, मतलब जेईई मेंस के बाद तो शायद बोर्ड के एग्जाम भी होंगे जो 12th वाले होंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएरिन्स। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, हमारे चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड हुई है, और अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप क्रैश कोर्स का सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे और जो पिछली जो फर्स्ट पार्ट है, तो आपका हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएरिन्स लगभग 80% कवर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। थैंक यू।